हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्ट क्लासेस। आज हम अपनी फंडामेंटल लॉ दैट इज मूल विधि फॉर यूपीएसआई एग्जाम की सीरीज में एक और क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। देखिए, इसको बोला जाता है अ लीगल शील्ड फॉर वुमेन्स डिग्निटी एंड सेफ्टी। अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आज आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो मैं जितने भी एक्ट्स यहाँ डिस्कस करूँगा उन सब के डिटेल नोट्स के पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। आई विल मेक इट वर्थ। तो अब आते हैं अपने एक्ट के ऊपर। देखिए, इस एक्ट का पूरा नाम है वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है। ये एक्ट बनाया गया था ना महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, जो घर के अंदर में उनके साथ हिंसा हो रही है, उनसे उनसे उनको किस तरह के तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए बनाया गया था। देखिए, अब ये एक्ट जो है वो सिर्फ घर में होने वाली मारपीट तक नहीं सीमित है। ये मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल और फाइनेंशियल अब्यूज को भी इंक्लूड करता है। इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। ये एक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जिसकी अभी करंट मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, ये बीजेपी की एमपी हैं, झारखंड सीट से। ठीक है। और ये एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा अगस्त 2005 को। प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था 13 सितंबर 2005 को। इन्फोर्स हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। ये सारे डेट्स दिमाग में रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक्ट जो है ना 5 चैप्टर्स और 37 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो इस एक्ट का रियल मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन इनसाइड द हाउस होल्ड इटसेल्फ। ठीक है। अब आते हैं की फीचर्स पे। देखिए, की फीचर जो होता है ना किसी एक्ट का, उसको कहा जाता है बैकबोन। बैकबोन क्यों? क्योंकि ये बताता है ना कि इस एक्ट का रियल इंटेंशन क्या है, मतलब क्या इन मोटो से इस एक्ट को बनाया गया है। जैसे प्रिएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है। तो इसी तरीके से फीचर जो होता है एक आईना दिखाता है कि एक्ट में डिटेल में क्या बात की गई है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? ये जो एक्ट है वो बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट। तो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है, उनके राइट्स के संरक्षण के लिए बनाया गया है। मतलब अगर किसी वुमेन के साथ घर के अंदर वायलेंस हो रहा है, चाहे हस्बैंड से, इन लॉज से या किसी और से, तो इस एक्ट के तहत वो लीगल प्रोटेक्शन क्लेम कर सकती हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ये एक्ट सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को कवर करता है? इसका आंसर है नहीं। वो लिव इन रिलेशनशिप, मदर, सिस्टर और विडो, किसी भी तरीके के डोमेस्टिक रिलेशनशिप देखिए, ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या आता है ना कि अगर कोई भी लड़की है या फिर महिला है, वो अगर किसी तरीके से ब्लड रिलेटेड हो, एडॉप्शन हो, एडॉप्शन है, फिर मैरिज तो है ही, मैरिज है, फिर उसके बाद या लिव इन है, इन तरीके के जो रिलेशनशिप है उससे कनेक्टेड है, तो वो इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन क्लेम कर सकती हैं। और इसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहा जाता है। इसका मेंशन सेक्शन 2F में भी दिया गया है, उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ वायलेंस। देखिए, वायलेंस, फिजिकल वायलेंस जो है, जो मारपीट हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनली जो था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वायलेंस को ऐड किया गया है। वो है सेक्सुअल वायलेंस, मतलब जबरदस्ती कोई सेक्सुअल एक्ट करना। वर्बल एंड इमोशनल, मतलब महिला को जलील करना, उनके जो भावनाएं उनको ठेस पहुंचाना। इकोनॉमिक, मतलब उनकी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए पैसे न देना, घर से निकाल देना, ये इकोनॉमिक वायलेंस में आता है। और एक और टाइप ऑफ वायलेंस है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब इनडायरेक्ट उनको किसी तरीके से परेशान करना, जैसे डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट भी हो गया।
ठीक है? या फिर किसी को भेज के किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उनको परेशान करवाना, ठीक है? ये सब साइकोलॉजिकल वायलेंस में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कि डॉरी रिलेटेड हैरेसमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है। उस एक्ट के तहत में ना डॉरी का भी आरोप लगा सकती हैं। दूसरा ये है कि क्या ये मैरिटल रिलेशनशिप को सिर्फ कवर करता है? नहीं, लिव इन को भी करता है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं इसके कुछ एडिशनल फीचर के ऊपर, ठीक है? जॉइंट फैमिली प्रोटेक्शन, ये एक्ट जो है ना महिलाओं के खिलाफ जो हो रही हिंसा, जो मतलब फैमिली में हिंसा है ना, उसको भी कवर करता है। मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ या किसी एक इंडिविजुअल के बीच हो रही हिंसा को नहीं, ये पूरे फैमिली में, जैसे ससुर, देवर, सास, मतलब सास भी अगर हिंसा करती है तो उसको भी ये कवर करता है। राइट टू सिक्योर हाउसिंग, देखिए ये क्या बोलता है ना कि हस्बैंड अगर ट्रेडिशनली महिला के साथ किसी घर में रह रहा था, ज़रूरी नहीं है कि उसका ओनरशिप उसके पास हो, लेकिन अगर वो किसी घर में उस महिला को लेके रह रहा था, तो उस महिला को उस घर में रहने का अधिकार है। उस घर से वो उसको निकाल नहीं सकते, ये कह के कि हस्बैंड के नाम पे नहीं है, ठीक है? रिलीफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ की बात की गई है। जैसे मॉनेटरी रिलीफ, मतलब पैसे का मतलब कोई रिलीफ देगा ये सरकार। चाइल्ड कस्टडी महिला को ही मिलेगी। प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन, हाँ देखिए कंपनसेशन जो है, अगर एक्यूज पर्सन है वो दोषी पाया जाता है तो कंपनसेशन का भी प्रावधान है। सिर्फ प्रोटेक्शन का ही नहीं है, इसमें कंपनसेशन भी मिल सकता है। सपोर्ट सिस्टम, देखिए ये एक्ट ने एक पूरा एक सपोर्ट सिस्टम का ना एक नेटवर्क बना के रखा है ग्राउंड में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। उसमें पुलिस तो आता ही है, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि कौन होते हैं, एनजीओज आते हैं, मेडिकल एंड लीगल एड टीम भी आती है। वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स, अगर मजिस्ट्रेट ने एक्यूज पर्सन को कोई ऑर्डर दिया है और एक्यूज पर्सन उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, तो एक ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब बेल इसमें नहीं मिल सकती है, इसमें 1 साल तक की जेल हो सकती है या 20,000 फाइन, या दोनों हो सकता है। ऑफिसर कंप्लायंस, मतलब अगर ऑफिसर जो ड्यूटी पे है ना, उसको अगर मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया है या फिर उसकी जो ड्यूटी है जो इस एक्ट के तहत लिखी गई है, अगर वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं करता है तो उनको भी सजा का प्रावधान इस एक्ट में है। तो ये एक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट है महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए। अब आते हैं इस एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस पे। यहाँ से रियल कंटेंट जो है इस एक्ट का वो शुरू होता है। इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस को ही डिस्कस करेंगे, सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे सेक्शन अगर हम पढ़ने लगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स हम लोगों को पढ़ना है। तो जो पहला सेक्शन है ना, उसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट डेट दी गई है। तो शॉर्ट टाइटल में जैसे हम लोग देखे थे कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये इस एक्ट का पूरा नाम है। और एक्सटेंट की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ये मेंशन्ड है इस एक्ट में। और कमेंसमेंट डेट हम लोग देखे ही थे, 26 अक्टूबर 2006, ये इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोग देखे थे। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में देखिए कुछ की डिफिनीशंस दी गई हैं, जैसे कि एग्रीव्ड पर्सन, ये वो व्यक्ति मतलब महिला ही बोल सकते हैं जो कि विक्टिम है, जिन्होंने इंसिडेंट की रिपोर्ट कराई है, जिनको जस्टिस चाहिए, तो उनको इस एक्ट में एग्रीव्ड पर्सन ही कहा गया है। आगे हम यही टर्म यूज करेंगे, जो भी महिला है, जो भी जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एग्रीव्ड पर्सन। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चाइल्ड, किसी भी एक्ट में आप देख लीजिए इंडिया के, उसमें चाइल्ड की जो डिफिनीशन है वो 18 ईयर्स के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको ही कहा जाता है। पॉस्को एक्ट में भी देखेंगे कि चाइल्ड का जो डिफिनीशन है उसमें 18 ईयर्स का जो एज है उसको डिफाइन किया गया है। अब आते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। देखिए ये वो रिपोर्ट है ना जो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाता है। देखिए इंसिडेंट की जब रिपोर्ट होती है तो उसका एक डिटेल रिपोर्ट बनाना होता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि जो ये
वॉयलेंस हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने किया है, तो उसका जो डिटेल रिपोर्ट है, उसको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप अभी हम लोग देखे ही थे कि जैसे ब्लड रिलेटेड है, कोई लिव इन रिलेटेड है या फिर मैरिज रिलेटेड है या एडॉप्शन हुआ है, तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप है, उसको हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। मॉनेटरी रिलीफ, ये देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है ना, उसको मॉनेटरी रिलीफ कहते हैं। ये आगे हम डिटेल में एक्ट्स के अंदर में पढ़ेंगे कि इसमें कितना रिलीफ के बारे में लिखा गया, कितना अमाउंट के बारे में लिखा गया है। रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट वो व्यक्ति है ना जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड पर्सन जो है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। इनके ऊपर आरोप लगा रहता है कि इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को अंजाम दिया गया है। देखिए, यूजुअली हस्बैंड या मेल रिलेटिव को ही एक्यूज्ड बनाया जाता है, लेकिन 2016 में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया था कि वुमेन रिलेटिव भी, जो फीमेल रिलेटिव भी हैं, उनको भी एक्यूज बना सकता है। जैसे सास हो गई, ननद हो गई, इनको भी एक्यूज बनाया जा सकता है अगर उन्होंने वॉयलेंस को अंजाम दिया है तो। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो जो केस था ना इसमें, वो जरूर याद कर लीजिएगा। इसका नाम था, केस का नाम था हीरा लाल पी हर सोरा वर्सेस कुसुम नरो नरोत्तम दास हरसोरा। ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था, जजमेंट दिया था कि नहीं, फीमेल भी एक्यूज हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही एक्यूज होंगे। अब हम पहुंच गए हैं इस एक्ट के सबसे कोर पार्ट में, जो कि है सेक्शन 3, डोमेस्टिक वायलेंस का जिसमें डिफिनीशन है वो लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें डेफिनेशन में ये लिखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसा बिहेवियर जो हार्म करता है या लाइकली टू हार्म, मतलब जो हार्म करने की कोशिश है वुमेन के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसको, ठीक है। और ये फोर्स करना उनको किसी भी इलीगल डिमांड के लिए, ये भी इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इलीगल डिमांड मतलब डाउरी डिमांड, ठीक है, डाउरी, डाउरी डिमांड। और फॉर्म्स ऑफ अब्यूज की बात करें, देखिए इस सेक्शन में फॉर्म्स ऑफ अब्यूज भी मेंशन है। तो सबसे पहला अब्यूज है फिजिकल अब्यूज। तो फिजिकल अब्यूज में वही है, मार पीट, फिर उसके बाद किसी बॉडी में किसी तरह का चोट पहुंचाना। सेक्सुअल अब्यूज, इसमें है कि किसी भी तरीके का फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट या अनवांटेड कॉन्टैक्ट, ये इसमें वायलेंस में आता है। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में वही इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, धमकी। ठीक। फिर चौथा आता है इकोनॉमिक अब्यूज। ये थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है। लॉ कहता है कि अगर किसी वुमेन को फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना दिया जाए या उससे पैसा, प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज डिनाई कर दिया जाए ना, तो ये वो भी एक तरह का वॉयलेंस है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हस्बैंड सैलरी कमा रहा है पर वाइफ को खर्च के लिए पैसे ही नहीं देता है, इकोनॉमिक अब्यूज कंफर्म है वहां पे। ये 4 टाइप के अलावा एक और एक अब्यूज़ होता है, हम लोग जैसे जानते हैं कि जिकल साइकोलॉजिकल अब्यूज़, क्योंकि मतलब अगर कोई एक्शन डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली हार्म करता है ना, तो वो भी एक तरह के साइकोलॉजिकल वायलेंस है। आप सबको ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ हैं, ये चीज़ याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब थ्योरी समझ ली, अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। तो देखिए, लॉ बन गया है, डेफिनेशन आ गई है, पर अगर किसी वुमेन के साथ वायलेंस होता है तो इन्फॉर्मेशन देने का क्या प्रोसेस होगा? अब यहाँ से ये सब सारी चीज़ें हैं ना, वो स्टार्ट होंगी। तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 4, इसका जवाब इसमें यहाँ से मिलेगा, इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पे देखिए ये सेक्शन जो है ना, ये बोलता है कि एनीवन कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस लाइक फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, विक्टिम इटसेल्फ, एग्रीव वुमेन जो है वो खुद, या फिर कोई भी उनका रिलेटिव, ठीक है, वो दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। या फिर कोई भी कंसर्न सिटीजन, मतलब कोई अगर बाहर का कोई आदमी है, देख रहा है, जा रहा है रास्ते से, देख रहा है कि नहीं मारपीट हो रही है या किसी तरीके का अत्याचार हो रहा है वुमेन के प्रति, तो वो यहाँ पे
इन्फॉर्मेशन दे सकता है पुलिस को या प्रोटेक्शन ऑफिसर को इटसेल्फ, ठीक है? और एक चीज़ और, यहाँ पे इन्फॉर्मेंट को इम्यूनिटी मिलेगी, लीगल इम्यूनिटी, मतलब उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि वो इस सब चीज़ों में ना शामिल ना हो। ऐसा नहीं है कि वो खुद डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल है और उसके बाद जाके इस पे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है और वो फिर इससे बच जाएगा, नहीं। वो बशर्ते उसमें शामिल ना हो, तो उसको लीगल इम्यूनिटी मिलेगी। वो जाँच में पता चलेगा आगे। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, जो बताता है पुलिस, मजिस्ट्रेट और सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनकी ड्यूटीज। पुलिस जानते हैं हम, सर्विस प्रोवाइडर्स आगे पढ़ेंगे। ये एक तरीके से रजिस्टर्ड एनजीओज होते हैं या फिर रजिस्टर्ड ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो वुमेन को हर तरीके की मदद करते हैं। जैसे अगर वुमेन को इमीडिएटली शेल्टर होम की ज़रूरत है, तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के पास शेल्टर होम होते हैं, जहाँ पे वो उनको इमीडिएट रिलीफ देने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। या फिर सर्विस प्रोवाइडर उनको मेडिकल या फिर लीगल एड में भी मदद करते हैं कि अगर उनको ज़रूरत है कि मेडिकल, किसी तरह के मेडिकल की जाँच की, तो सर्विस प्रोवाइडर्स वो सबकी व्यवस्था करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। मजिस्ट्रेट के ड्यूटीज जो हैं वो भी इसमें मेंशन किया गया है। इसका मतलब अगर कोई कंप्लेंट मिलती है ना, तो ये अथॉरिटीज क्या करेंगी, ये इस सेक्शन में लिखा गया है। ये लोग विक्टिम को बताएंगे कि उनके पास क्या-क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। जैसे पहला हुआ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर मारपीट इन्वॉल्व है या फिर कोई धमकी दे रहा है, ये मजिस्ट्रेट देगा प्रोटेक्शन ऑर्डर, उसको लागू सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर करेंगे। उस जो विक्टिम है, जो एग्रीव्ड वुमेन है, उसको एक्यूज पर्सन से बचाने की कोशिश करेंगे। मॉनेटरी रिलीफ, ये भी मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि इनको मॉनेटरी रिलीफ देने की बात कर सकता है। ये गवर्नमेंट भी दे सकती है या फिर जो एक्यूज पर्सन है उससे भी डिमांड किया जा सकता है। रेसिडेंस, रेसिडेंस में जैसे इमीडिएट शेल्टर जो सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, या फिर खुद जो एक्यूज पर्सन है उसके घर से अगर निकाल दिया गया वुमेन को, तो उसको रेसिडेंस भी दिला सकता है मजिस्ट्रेट। कस्टडी एंड कंपनसेशन ऑर्डर। कस्टडी मतलब चाइल्ड कस्टडी, ठीक है? चाइल्ड की कस्टडी जो है वो वुमेन को दिलाएगा मजिस्ट्रेट। कंपनसेशन ऑर्डर में भी कंपनसेशन मिलेगी डिफरेंट तरह की इस एक्ट के तहत। फिर आता है राइट टू फ्री लीगल एड। देखिए, ये राइट अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत उनके पास अधिकार है कि वो अगर उन वो असमर्थ हैं, तो वो फ्री लीगल एड को क्लेम कर सकती हैं इस एक्ट के तहत। गाइडेंस ऑन हाउ टू अवेल दिस ऑर्डर्स एंड सर्विसेज। देखिए, गाइडेंस में ना सर्विस प्रोवाइडर्स मदद करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर मदद करते हैं। पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस भी आपको फाइनली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भेज देती है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर डेडिकेट ही किया गया है इस काम के लिए, ठीक है? फिर अब सोचिए एक सिचुएशन, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वुमेन को लिटरली घर से निकाल दिया गया है। अब वो क्या करे, कहाँ जाए? तो इसका जवाब मिलता है सेक्शन 6 में, शेल्टर होम प्रोविजन में। ठीक है? ये सेक्शन कहता है कि अगर एग्रीड वुमेन जो विक्टिम है, चाहे तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर उसके लिए इमीडिएट शेल्टर अरेंज कर सकते हैं, एक रजिस्टर्ड शेल्टर होम में। तो शेल्टर होम कोई सोशल संस्था है, तो वो भी ओन कर सकती है, या फिर जनरली हम देखे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास भी होता ही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई शेल्टर होम है, खाली है, तो वो एग्रीड वुमेन को इमीडिएटली प्रोवाइड कराने का काम प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर का है। और एक चीज़ और, अगर ये काम सर्विस प्रोवाइडर या फिर पुलिस करती है ना, तो उसको वो करने के बाद इमीडिएटली उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ना, ये डेडिकेट ही किया गया है इनके प्रोटेक्शन, इनकी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से ग्राउंड पे रियलिटी बनाने के लिए। तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इसका एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भी हम देखे थे कि वो सबमिट करेगा। उसमें डिफरेंट डिटेल्स रहेंगी। अब आते हैं सेक्शन 8 में। इसमें बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होगा उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर सकती है। वो हर डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसी नीड होगी। हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट का कंबाइंड भी हो सकता है, अगर छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो।
और ये solely responsible होंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्ट इन देयर डेजिग्नेटेड एरिया। मतलब ये पुलिस के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, विक्टिम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सुविधाएँ हैं इस एक्ट में दी गई हैं, या फिर जो आपका मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम और कोऑर्डिनेट करने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। इसका मतलब ये देखिए, इसमें एक चीज़ और समझ सकते हैं ना कि प्रोटेक्शन ऑफिसर वो बंदा है जो गूगल मैप की तरह ना वुमेन को रास्ता दिखाता है, एग्रीड वुमेन को रास्ता दिखाता है कि उनको किस तरीके से सही पाथ पे चलना है ताकि वो जस्टिस क्लेम कर सकें, ठीक है? फिर आते हैं हम अपने सेक्शन 9 में। अब एक बार प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हो गया, तो अब लॉ उसे कुछ काम भी देता है और वो काम लिखा है सेक्शन 9 में, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ठीक है? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर एक एक लिंकिंग चेन होता है विक्टिम, मजिस्ट्रेट और अथॉरिटीज के बीच में, ठीक है? इसका काम लॉ में क्लियरली लिस्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है इस लॉ के हिसाब से। पहला क्या है, असिस्ट करेगा मजिस्ट्रेट को जो भी प्रोसीडिंग्स है उसमें। जब जब भी केस कोर्ट में जाता है ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को हेल्प करता है, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मजिस्ट्रेट को हेल्प कैसे करेगा, वो जो भी सिचुएशन है वो एग्रीड वुमेन की तरफ से अच्छे से मजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन करेगा और मजिस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। मतलब जो ऑर्डर होगा उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का ही है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सबमिट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जैसा हम लोग अभी देखे थे कि जब भी कोई केस आएगा तो उसकी पहली रिपोर्ट की डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि ये जो अ, एक्ट हुआ है, जो भी वॉयलेंस हुआ है, कौन किया है, कब किया है, कहाँ हुआ है, उसकी जितनी भी डिटेल होंगी, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाएगा और सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट या फिर किसी भी कंसर्न ऑफिसर को। ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। फिर तीसरा क्या है, गाइड एंड सपोर्ट द एग्रीव्ड वुमेन। प्रोटेक्शन ऑफिसर सिर्फ पेपर वर्क नहीं करता, वो विक्टिम को समझाता है कि उसके राइट्स क्या हैं और हेल्प कहाँ से मिलेगी। ये बेसिकली सिस्टम का फील्ड मेंटर है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। इंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड जो पाने में जो मदद करता है वुमेन की, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर ही बेसिकली इसी का काम लिखा गया है। कर कोई भी सकता है, जैसे पुलिस भी कर सकती है, सर्विस प्रोवाइडर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेन इस एक्ट में लिखा गया है कि यही वो एंटिटी है जो इसमें हेल्प करेंगे। मेंटेन लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। इस सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं ना कि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंटिटीज होती हैं। उनकी लिस्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें ढूँढना ना पड़े। लिस्ट तैयार रहे, तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। शेल्टर होम की भी लिस्ट बनाएँगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ से फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ जो एग्री वुमेन है उनके लिए करा सकते हैं, इसकी भी लिस्ट बना के रखते हैं कि कौन-कौन हॉस्पिटल में करा सकते हैं या फिर किसी सेंटर में करा सकते हैं। ये काम ही प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। अरेंज करेगा इमीडिएट सेफ शेल्टर। सेफ शेल्टर तब ज़रूरत होगी जब वहाँ पे फिजिकल वायलेंस होगा और एग्रीड वुमेन को लगेगा कि मैं अभी जो एक्यूज़ पर्सन है उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो अगर वो रिक्वेस्ट करेगी व्हेन रिक्वेस्टेड, तो इसका अरेंजमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर तुरंत कराएगा। अरेंज मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि मेडिकल एग्जामिनेशन है इन केस ऑफ इंजरी, इसको भी अरेंज कराने का काम आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड फॉलो ऑल डायरेक्शंस। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये सब काम प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन में करता है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, कोर्ट के अंडर में ही काम करेगा जो करेगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर के काम और सर्विस प्रोवाइडर के फंक्शन एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, तो इसको हम आगे चल के अच्छे से डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी इतना जान लो ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या है, गवर्नमेंट अपॉइंटी है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है। सर्विस प्रोवाइडर क्या है, रजिस्टर्ड एनजीओज हैं, ठीक है? ये सेक्शन 9 था जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल काम कैसे, ये इसको प्रैक्टिकली कैसे, मतलब ये जो काम है इसके प्रोटेक्शन ऑफिसर के, वो सब पढ़े हैं, पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन की, ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, ठीक है? अब आते हैं अपने नए सेक्शन पे जो कि सेक्शन 10 है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर के बाद एक और इम्पोर्टेंट पिलर आता है, वो है सर्विस प्रोवाइडर। जैसे अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे,
तो सर्विस प्रोवाइडर क्या है? यहाँ पे एक कॉमन कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर अलग कैसे हैं? तो जैसे हम लोग बोले प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडर एक रजिस्टर्ड एनजीओ या इंस्टीट्यूशन होता है। मतलब एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर है और दूसरा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हेल्पर है। ये सेक्शन क्या बोलता है ना कि सर्विस प्रोवाइडर कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन, एनजीओ या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो उसको ज़रूरी है कि वो अपने आप को स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करके रखे। उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई अगर फेक सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं, वो किसी और तरीके से वायलेंस कर सकते हैं या फिर वुमेन को मोलेस्ट कर सकते हैं या किसी भी तरीके से हार्म पहुँचा सकते हैं। अगर वो इल्लीगल कोई काम में है तो उसमें भी इन्वॉल्व करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा पूरा रजिस्ट्रेशन में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जाता है। पुलिस द्वारा रजिस्टर की जाती हैं ताकि कोई भी आगे इश्यू ना है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो एंटिटीज़ हैं वो अ, हेल्प कर सकें वुमेन की। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो देखो, पहला तो ये कि अगर वुमेन चाहे तो डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है ना, विक्टिम के रिक्वेस्ट पे वो फाइल कर सकती हैं। और इसकी कॉपी जो है उनको मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों को भेजनी पड़ेगी। वहाँ से फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर इस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन करेगा और इसके ऊपर बाकी जो व्यवस्थाएँ हैं वुमेन के प्रोटेक्शन और उनके हेल्प के लिए, तो ये काम फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर का शुरू हो जाता है। फिर दूसरा है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन का अरेंजमेंट। हाँ, ये इंडिविजुअली अगर एग्री वुमेन पहले इनके पास पहुँचती है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करके ये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन इन केस ऑफ फिजिकल इंजुरी वो अ, वुमेन के लिए वो कराएगा, मुहैया कराएगा। ठीक है? अरेंज करेगा शेल्टर होम का अकोमोडेशन के लिए। ठीक है? अगर ज़रूरत है वुमेन अगर जो एग्री वुमेन है, वो अगर डिमांड करती है और पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करेगा जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो एरिया आता है। तो एक तरीके से ये देख लेना कि सर्विस प्रोवाइडर एक्ट करेगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केसेस। अब सेक्शन 10 यहाँ पे खत्म हो गया। सेक्शन 12 में यहाँ पे देखिए अब मजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में बताया गया है। तो अब बात करते हैं कि कोर्ट की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ से लॉ का एक्शन काम स्टार्ट होता है। देखिए एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट एग्री वुमेन कैन फाइल डायरेक्टली थ्रू अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर और डायरेक्टली फैमिली मेंबर के साथ भी जाके यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, वो डायरेक्टली भी फाइल कर सकती हैं मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन कि उनके साथ कोई किसी तरह की वायलेंस हुई है, तो वो कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकती हैं, या तो किसी मीडियम के थ्रू या फिर डायरेक्ट अप्रोच। और जो यहाँ पे देखिए ना एक चीज़, यहाँ पे एक टाइम लिमिट दिया गया है कि मतलब अगर जो अ, केस है रजिस्टर्ड होने के विदिन 3 डेज़ में ही इनका पहला हियरिंग स्टार्ट कर देना है और फाइनल ऑर्डर जो है ना 60 डेज़ के अंदर में करना है, फाइनल ऑर्डर देना है। मतलब जो भी इसका निष्कर्ष है, अगर एग्री वुमेन या एक्यूज़्ड पर्सन इससे खुश नहीं है, तो वो आगे फिर अपर कोर्ट में जैसे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस को ले जा सकते हैं और इसके लिए आगे रिलीफ माँग सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास एक देखिए टाइम बाउंड है 60 डेज़ के अंदर में इस केस को खत्म करना है, ठीक है? और एक एक बात प्रैक्टिकल सेंस में समझिए कि अगर कंप्लेंट जेन्युइन है ना और अर्जेंसी है, तो कोर्ट इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर भी इश्यू कर सकता है। हम वो सेक्शन 23 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की, सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है? ये सेक्शन कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो नोटिस को करना, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नोटिस को मजिस्ट्रेट से रिसीव करके उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस के साथ या एनजीओज़ जो मतलब हैं उनके साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। नोटिस के सर्विस के बाद ना प्रूफ ऑफ एक्नॉलेजमेंट मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करने का भी जो काम है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का ही है। ये 2 काम यहाँ पे नोटिस सर्व करते समय प्रोटेक्शन ऑफिसर का
है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा। फिर अगला आता है अ, हमारा सेक्शन 16। अब सोचिए एक डोमेस्टिक वायलेंस केस चल रहा है और उसमें बहुत पर्सनल बातें डिस्कस हो रही हैं कोर्ट में। तो अब क्या पब्लिक के सामने ये सब होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसी सिचुएशन में हमारे सेक्शन 16 में लिखा गया है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है वो कि कुछ प्राइवेट बात हो रही है, ठीक है? जैसे अ, ऐसे ऐसे केसेस में कि जहाँ पे मतलब ये बात पब्लिक कोई बात है पब्लिक में हम डिस्कस नहीं करते रहते हैं, उससे वुमेन की डिग्निटी या फिर उनकी जो भी इज़्ज़त है, उसको मतलब एक हार्म होता है। तो वो क्या चाहे ना कि कैमरा में जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग कर सकता है, ताकि वुमेन की डिग्निटी और प्राइवेसी को मेंटेन कर सके। स्पेशली इन्वॉल्व्ड केसेस जो होते हैं ना, जिसमें सेक्सुअल और सेंसिटिव मैटर होता है, उसके लिए ये चीज़ दी गई है। अब आते हैं अगले सेक्शन जो कि हमारा है सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर। मतलब ये एक्ट सबसे पावरफुल वेपन है, ये मान के चलिए। अगर मजिस्ट्रेट सैटिस्फाइड है कि वुमेन के साथ वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर इश्यू कर सकता है। देखिए, रिस्पोंडेंट के खिलाफ या एक्यूज़ पर्सन के खिलाफ और उनको रोक सकता है आगे या डोमेस्टिक वायलेंस करने से, ठीक है? और इस ऑर्डर में कुछ बातें लिखी गई हैं जो भी रिस्पोंडेंट है या एक्यूज़ पर्सन है, उसके लिए। जैसे कि उनको रिस्ट्रेन मतलब रोकना, किसी भी एक्ट जो कि वायलेंस है वुमेन के खिलाफ, जो एग्रीव वुमेन है उसके खिलाफ, या फिर किसी की हेल्प से वो एक्ट कराना है। एडिंग मतलब किसी और तीसरे व्यक्ति को पैसे दे दिए या डायरेक्शन दे दिए ताकि वो हैरेस करे वुमेन को, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है और मजिस्ट्रेट चाहे तो इस चीज़ को रोक सकता है। और वो ये भी डायरेक्शन दे सकता है मजिस्ट्रेट कि आप जो एग्रीड वुमेन है, उनके वर्क प्लेस या फिर उनके जो घर हैं, वहाँ पे बिना परमिशन के मजिस्ट्रेट के परमिशन या वुमेन के परमिशन के वहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। उनको रिस्ट्रेन कर सकता है वहाँ पे जाने से, बार-बार पहुँचने से। उनके वर्क प्लेस, घर सब जगह पे उनसे किसी भी तरीके का वर्बल कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफ़ोनिक कनेक्शन या फिर रिटर्न में देखिए चिट्ठी पहले होती थी, अब तो इतना कोई वो नहीं है। ये सोशल मीडिया में मान के चल सकते हैं कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह से अगर कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ है, तो वो चीज़, ठीक है? कि उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से भी रोक सकता है। एलियनेटिंग एसेट और ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट यूज्ड बाय द एग्रीड वुमेन। हाँ, उनका जो बैंक अकाउंट है अ, उसको ऑपरेट करने से भी रोक सकता है, ठीक है? काउज़िंग हार्म टू हर रिलेटिव। हाँ, अगर एग्री ये भी कर सकता है कि इनडायरेक्टली उसको थ्रेट करे कि हम तुम्हारे घर वालों को मार देंगे या फिर पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर इस चीज़ को भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ऑर्डर देके रोक सकता है। परफॉर्म एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट फॉर हर प्रोटेक्शन। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि मजिस्ट्रेट को लगता है या कोर्ट को लगता है कि ये वुमेन को हार्म करने की इंटेंशन रखता है या हार्म करना चाहता है, तो वहाँ पे उस एक्ट को मजिस्ट्रेट रोक सकता है। और एक यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टिप बता दे रहा हूँ मैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर एक प्रिवेंटिव मेजर है, पनिशमेंट नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर है। ये चीज़ क्लियर एक डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखना। मतलब कोर्ट वायलेंस होने से पहले रोक सकता है। अब फैक्चुअल पॉइंट एक सुन लो कि अगर रिस्पोंडेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करता है, तो सेक्शन 31 जो कि अभी हम आगे देखेंगे उसके अंडर ऑफेंस बन जाता है। पनिशमेंट मिल सकती है 1 साल तक की या 20,000 की फाइन या फिर दोनों मिल सकता है। सो सेक्शन 18 जो है ना, कोर्ट को पावर देता है विक्टिम के प्रोटेक्शन के लिए और सेक्शन 16 जो है, इंश्योर करता है कि डिग्निटी मेंटेन रहे वुमेन की। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अब घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। अब सवाल ये है कि क्या हस्बैंड वाइफ को घर से निकाल सकता है? उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वुमेन को पूरा अधिकार है कि वो जो भी उसके हस्बैंड है या फिर उसके ब्लड रिलेटिव हैं, उनके घर में रहे, भले वो घर उनके नाम पे हो ना हो, अगर वो उस घर में पहले से रह रही है तो। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर उस घर में रह रही है तो ही, ऐसे नहीं कि किसी के और घर में चले गए और बोले कि नहीं मुझे इसमें रहने का रेज़िडेंस का मतलब में अधिकार है, ठीक है? मजिस्ट्रेट पास कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑर्डर वुमेन के लिए ताकि उनको घर में रहने का अधिकार अगर वो वहाँ पे
सेफ महसूस कर रही हैं और मजिस्ट्रेट को भी लगता है नहीं यार वहाँ रहेंगे, उनके साथ कोई वॉयलेंस आगे नहीं होगी, वो सिर्फ़ घर से निकाल रहे हैं। तो ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है और ऑर्डर में ये बोल सकता है कि वुमेन जो है उनको घर से निकाला नहीं जा सकता शेयर्ड हाउसहोल्ड से, ठीक है? अ, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे घर हस्बैंड के नाम पे हो या ना हो। राइट टू रेसिडेंस अंडर सेक्शन 19 इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सेकंड है रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि वो वहाँ से खुद निकल जाए। रिस्पोंडेंट कौन है? जो एक्यूज़ पर्सन है। वो खुद बोल सकता है कि नहीं तुम ही घर से निकल जाओ। ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, अगर वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करना है तो। मतलब मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकता है कि वुमेन की को या तो सेपरेट हाउस का कोई अरेंजमेंट करे या वो खुद कहीं पे रेंट पे कोई मतलब अरेंजमेंट करे या खुद रेंट पे चला जाए। अब और सिक्योरिटी ऑफ शेयर्ड हाउसहोल्ड भी देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करना सिक्योरिटी ऑफ शेयर्ड हाउसहोल्ड रिस्पोंडेंट को प्रॉपर्टी सेल करने ट्रांसफर करने के लिए मॉडिफाई करने से रोका जा सकता है ये मजिस्ट्रेट रोक सकता है ये सब ऑर्डर मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से जब पुलिस कोर्ट का रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है ना पुलिस को तो उन्हें इंश्योर करना होता है कि वुमेन को सेफ एंट्री घर में मिल जाए बिना किसी डिस्टरबेंस के इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर लाइक यूपीएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर लाइक यू यू गाइस का काम होता है कि ऑर्डर को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना करे और इम्प्लीमेंट करे ग्राउंड रियलिटी में प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ मजिस्ट्रेट के जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए तो सेक्शन 19 बताता है कि लॉ सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है रहने का हक भी इंश्योर करता है अब दोस्तों लॉ का एक गोल्डन रूल है प्रोटेक्शन के साथ कंपनसेशन भी जरूरी है तो वो कंपनसेशन कहाँ मिलता है अपना सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ में इसी रूल को अप्लाई करता है ये सेक्शन 20 21 में भी है 22 में भी है ये ध्यान देना तो एक एक करके देखते हैं तो पहला जो ये है सेक्शन 20 है ये सेक्शन कहता है कि मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकता है ना कि वो वुमेन के लॉसेस को फाइनेंशियल कंपनसेशन के थ्रू कंपनसेट करे जैसे कि और इसमें क्या कवर करता है ना कि लॉस ऑफ अर्निंग अगर हो गई महिला की अगर कोई कमाई रही होगी और इस वजह से ये जो प्रोसेस हुआ उसमें अगर उसकी कोई भी मतलब जॉब वगैरह पे इम्पैक्ट होता है उसको कंपनसेट करे अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस आता है उसको कंपनसेट करे प्रॉपर्टी का अगर डैमेज है तो उसको भी कंपनसेट कर सकता है और जो चिल्ड्रन है ना उनके भी कंपनसेशन की बात की गई है मेंटेनेंस की बात की गई है कि जो चिल्ड्रन है जब तक 18 के हैं ना 18 तक आपको उनका मेंटेनेंस देना होगा ये हम बहुत कॉमन सुनते आते हैं आजकल तो ये काफ़ी फेमस हो गया है आजकल देखें हम लोग न्यूज़ में सोशल मीडिया में देखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन में ही बहुत सारा मामला काफ़ी संगीन हो जाता है तो अगर वुमेन को पहले से मेंटेनेंस मिल रहा है ना, फिर भी मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि एक्स्ट्रा रिलीफ जो एक्यूज़ पर्सन है उनके द्वारा और एक्स्ट्रा रिलीफ ऐड करा सकता है कि अगर वो एडिक्वेट नहीं है, वो जो रिलीफ पहले से या कंपनसेशन पहले से मिल रहा है, वो एडिक्वेट नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा वहाँ बढ़ाने की बात भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये मंथली या फिर लमसम दोनों हो सकता है, जैसा मजिस्ट्रेट को सही लगेगा या फिर एक्यूज़ पर्सन की जो कैपेसिटी है या फिर जैसा डिमांड होगा, ठीक है? अब सेक्शन 21 में आते हैं, जो कि है कस्टडी ऑर्डर। ये देखिए ये बच्चे का फ़ोटो बना हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है। तो मज इसमें क्या है ना कस्टडी ऑर्डर में मजिस्ट्रेट जो होता है ना टेम्पररी कस्टडी जो होता है चाइल्ड का जब तक केस चल रहा है फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है वो एग्रीड वुमेन को ही देगा तो उसको मतलब ही नहीं है कि मतलब वो एक्यूज पर्सन जो भी मतलब मैन है या उसके फैमिली मेंबर है उनको कहीं से मतलब इसमें सवाल ही नहीं उठता कि उनको कस्टडी मिल सकती है बच्चे एग्रीड वुमेन या उनके फैमिली मेंबर्स को ही कस्टडी मिलेगा ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा और रिस्पोंडेंट जो है ना उसको वेजिटेशन राइट ही सिर्फ मिलेंगे वो भी तब अगर बच्चा और महिला सेफ महसूस करेंगे कोई हार्म वो नहीं कर रहा है या फिर वो उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हार्म कर सकता है और अगर
यहाँ पे कोई ऐसा इंटेंशन आदमी का या फिर उसके फैमिली मेंबर्स का रहता है ना कि वुमेन और चिल्ड्रन को हार्म करने का, मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि नहीं भाई तुम डिनाई कर दिया कि नहीं अब नहीं तुम मिल भी नहीं सकते हो, ठीक है? फिर आते हैं हम सेक्शन 2 पे, ये कंपनसेशन ऑर्डर को कवर करता है। ये सेक्शन कहता है कि मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को डैमेज पे करने का ऑर्डर दे सकता है, स्पेशली फॉर मेंटल टॉर्चर, इमोशनल डिस्ट्रेस, फिजिकल इंजुरीज और हार्म। ठीक है, ये सेक्शन का मेन फोकस है ना नॉन इकोनॉमिक हार्म यानी मेंटल एंड इमोशनल पेन। तो दोस्तों ये तीनों सेक्शन मिलकर इंश्योर करता है ना कि वुमेन को सिर्फ सेफ्टी नहीं जस्टिस और रिकवरी दोनों मिल सके। तो याद रखिए सेक्शन 20 मनी मैटर्स, सेक्शन 21 चाइल्ड मैटर्स एंड सेक्शन 22 इमोशंस मैटर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में। अब हम आते हैं हम अब तक हमने रिलीफ और प्रोटेक्शन ऑर्डर के को देख लिया है। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट की पावर की और जुरिडिक्शन की और पेनल्टीज की। ठीक है, ये सेक्शन बेसिकली बताता है ना कि अगर कोर्ट में केस आ गया है, ठीक है, अगर कोर्ट में केस आ गया है तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा और ऑर्डर तोड़ दिया गया तो क्या फिर होगा, समझ रहे हैं? तो सेक्शन 23 में ये है लिखा हुआ है इंटीरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर। ये सेक्शन मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो वुमेन को इंटीरिम मतलब यहाँ पे इंटीरिम का मतलब देख लो, टेम्पोररी, हाँ इंटीरिम या टेम्पररी या एक्स पार्टे मतलब विदाउट रिस्पोंडेंट प्रेजेंस ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है? एफिडेविट जमा करना होगा उसके लिए एग्रीड वुमेन को, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एफिडेविट जमा करने के बाद ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। और मतलब कि अगर वुमेन डेंजर में है और टाइम नहीं है तो मजिस्ट्रेट सिर्फ एफिडेविट देखकर तुरंत ऑर्डर पास कर देगा। ये चीज भी ध्यान रखना। इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर कैन बी पास्ड बेस्ड ऑन एफिडेविट ऑफ एग्रीमेंट। ये इमरजेंसी पावर है जहां लाइफ या सेफ्टी रिस्क पे होता है, तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है। ये प्रोटेक्शन, रेसिडेंस, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी और कंपनसेशन सबको कवर करता है। मतलब फाइनल जजमेंट आने से पहले जो भी चीजें हम एक्ट में पढ़े हैं कि किस तरीके से वुमेन को राइट्स मिले हैं, वो सब कुछ पास कर सकता है टेम्पोररीली। ठीक है, पर्पस क्या है? इमीडिएट प्रोटेक्शन और रिलीफ देने का वुमेन को, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 27 पे, जुरिस्डिक्शन। ये सेक्शन डिसाइड करता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास केस फाइल होगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में साफ साफ लिखा है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होंगे उन्हीं के पास केस फाइल हो सकता है। जुरिडिक्शन लाई कर सकती है एग्रीड वुमेन का जो रेसिडेंस है या फिर जो काम करने का जगह है, वहां पे अगर जो मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन है वो हो सकता है, या जो रिस्पोंडेंट जो एक्यूज्ड है उसके घर या फिर काम करने की जगह भी हो सकती है वो, या फिर जो जहाँ पे ये अ, जहाँ पे ये वायलेंस हुआ है वो जगह भी हो सकती है। वो जिस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में आ रही है तो वहां पे भी केस फाइल हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी अगर हो तो वहां पे केस फाइल हो सकता है, ये ध्यान रखना। सेक्शन 29 अपील, अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ये सेक्शन कहता है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में, और ये अपील 30 डेज के अंदर फाइल करनी होगी, विद इन 30 डेज। ठीक है, इसमें ज्यादा और कुछ है नहीं। अब आते हैं सेक्शन 30 पे, पब्लिक सर्वेंट स्टेटस। ये शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अकॉर्डिंग अगर जो आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, पुलिस हैं, मतलब पब्लिक पब्लिक सर्वेंट में पुलिस हो गए, एनजीओ को भी कवर करा जाता है, जो कि आईपीसी नाउ बीएनएस टेंडर में अगर वो अपनी ड्यूटीज को सही से नहीं कर रही हैं तो उनको भी सजा का प्रावधान है। तो ये चीज ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूज नहीं, अगर वो एक्यूज ने पैसा खिला के सर्विस
पब्लिक सर्वेंट को भी अपनी तरफ ले लिया है ना, तो अगर वुमेन जो एग्री वुमेन है वो कंप्लेन करती है मजिस्ट्रेट के पास, या मजिस्ट्रेट भी इसमें आएगा, अगर मजिस्ट्रेट भी पैसा खा के कोई ऑर्डर ऐसा पास करता है जो वुमेन के हक के खिलाफ या उनके राइट के खिलाफ है, उसको उसको मतलब जो वायलेंस है उससे नहीं बचा रहा है ना, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सेक्शन 30 में ये पावर मिलती है लॉ में, ताकि उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, वुमेन को, एग्री वुमेन को। अब सेक्शन 31 में पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है ना, अगर उसको ब्रीच किया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा या पुलिस के द्वारा, तो वहां पे एक पेनल्टी का भी प्रावधान है, वो एक ऑफेंस कहलाएगा। तो इसमें क्या है ना कि 1 साल की जेल या 20,000 रुपए या दोनों ये देना पड़ सकता है, जो भी आपके पब्लिक सर्वेंट है, ताकि ये इंश्योर करे कि इन्फोर्समेंट जो है वो, जो लॉ में जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर है उसका इन्फोर्समेंट स्मूथली और इफेक्टिवली हो सके, ठीक है। यहाँ पुलिस को राइट होता है कि रिस्पोंडेंट को अरेस्ट करने विदाउट वारंट, अगर मान लीजिए एक्यूज पर्सन जो है ना प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करता है, ये तो हम लोग अभी पब्लिक पब्लिक सर्वेंट की बात कर लिए, अगर एक्यूज इसको ब्रीच कर दे तो पुलिस डायरेक्ट डायरेक्ट वहां पे बिना बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकता है। तो समझ लीजिए कि सेक्शन 23 पावर टू प्रोटेक्ट देता है, सेक्शन 27 वेयर टू फाइल बताता है, सेक्शन 29 हाउ टू अपील बताता है, सेक्शन 30 हु आर प्रोटेक्टेड ऑफिसर वो बताता है, और 31 व्हाट हैपेंस इफ ऑर्डर इज ब्रोकन वो बताता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, ठीक है। और सेक्शन 32 टू 37 जो है ना, वो वो क्या बताता है ना, कॉग्निजेंस, पेनल्टी एंड रूल मेकिंग को। तो अब हम अब हम इस एक्ट के लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। यहाँ पे लॉ कहता है कि कैसे कोर्ट इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, और कोई ऑफिसर अपना काम नहीं करे तो क्या होगा। ये ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन जनरल पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेक्शन, सेक्शन 32 कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, ठीक है। ये सेक्शन कहता है कि सेक्शन 31 जो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसके ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे, ठीक है। नॉन बेलेबल मतलब बिना इसमें आपको कोई बेल नहीं मिल सकती है, बेल से वापस नहीं आ सकते हैं, मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है। और एक एग्जाम फोकस लाइन ये जान लो कि कोर्ट वुमेन की सोल टेस्टिमनी पर कन्विक्शन पर ये सारे ऑर्डर दे सकती है, अगर मजिस्ट्रेट उसको क्रेडिबल समझे तो। सोल टेस्टिमनी पे मतलब अगर वुमेन बोल दे रही है और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि वो सही बोल रही है, उसी पे ये सारे जो ऑर्डर्स है ना वो मिल सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन वो फिर केस चलेगा 60 दिन, जैसा जो कि हम लोग अभी पढ़े थे, 60 दिन तक के या उसके अंडर में केस चलेगा। उसमें जो फाइनल ऑर्डर हो सकता है, जो टेम्पररी इमीडिएट रिलीफ के लिए ऑर्डर है ना, उससे डिफरेंट हो, लेकिन स्पीडी जस्टिस के लिए ये सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, और स्पीडी और प्रोटेक्शन के लिए जो एक्यूज वुमेन है, ठीक है, ताकि उनको फर्दर हार्म ना मिल सके, उनको एक मतलब जस्टिस मिल सके, एक टेम्पररी रिलीफ मिल सके, ये सारे ऑर्डर्स बनाए गए हैं। सेक्शन 33 पे आते हैं, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटीज नेग्लेक्ट करता है, जैसे कि टाइमली रिपोर्ट सबमिट करना, शेल्टर अरेंज करना, तो उसे भी पनिशमेंट मिल सकती है, जो कि 1 साल की जेल या फिर 20,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, ताकि प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो अकाउंटेबिलिटी है ना उसको भी इंश्योर किया जा सके, ठीक है। कोर्ट तभी कॉग्निज और देखिए, अब आते हैं सेक्शन 34 पे, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय ए प्रोटेक्शन ऑर्डर। ये सेक्शन कहता है कि कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगा जब कंप्लेंट एग्री वुमेन सुपीरियर ऑफिसर या अथॉराइज्ड ऑफिसर करे, मतलब कोई रैंडम आदमी जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर पर केस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जो पिछला हम लोग सेक्शन पढ़े थे ना, इसका मतलब इसका पर्पस है प्रिवेंट मिसयूज और इंश्योर फेयर ट्रायल, ठीक है। ये तीन लोग जो हैं, एग्री वुमेन सुपीरियर प्रोटेक्शन ऑफिसर या अथॉराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस एजेंसी, मजिस्ट्रेट है, मतलब कोई भी अथॉराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो
यहाँ पे अगर केस फाइल करता है तो ही प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो नेग्लिजेंस है उसके ऊपर केस चल सकता है। ठीक है? अब आते हैं हम सेक्शन 37 में। ठीक है? अब आते हैं हम सेक्शन 37 में। यहाँ पे जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके और टू मेक रूल वो लिखा गया है कि जो इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है पार्लियामेंट से पास करा के। इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन है ना वो क्लियर रहे और फ्यूचर में जो भी चीजें हैं वो जो भी मतलब फैसला लेना है वो फास्ट फेयर तरीके से लिया जा सके। ये चीज ध्यान रखना। और ये भी इंश्योर करता है ना ऑफेंडर्स पनिश्ड हो और ऑफिसर अकाउंटेबल हो, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर सके। यहाँ पे हमारा जो ये एक्ट है वो समाप्त होता है। ब्रीफ में थोड़ा सा देखिए यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन में, तो देखिए स्मॉल स्मॉल समरी में देखिए, ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 2005 में, इन्फोर्स हुआ था 26 अक्टूबर 2006 में। टोटल 5 चैप्टर 37 सेक्शंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के अंडर में आता है। मेन रिलीफ इसमें क्या है, प्रोटेक्शन, रेजिडेंस, मॉनिटरी, कस्टडी एंड कंपनसेशन ऑर्डर मिल सकती है। की पावर किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास है, सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है। पनिशमेंट फॉर ब्रीच सेक्शन 31 में दिया गया है, कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस है। ये सारे पॉइंट्स जो है एग्जाम के लिए गोल्डन नगेट है। ठीक है, डायरेक्टली फैक्चुअल एमसीक्यू बनते हैं। आते हैं अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनके डिस्कशन पे, जो कि एग्जाम में आए आए हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द इशू ऑफ सोशल exclusion of women based on menstrual practices in which of the following cases। देखिए, ये सोशल एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिस मतलब वुमेन को टेम्पररी टेम्पल से एंट्री देने के लिए मना किया गया था, सिर्फ पीरियड के बेसिस पे। ये कंट्रोवर्सी जो है ना सबरीमाला टेम्पल केस में आई थी। ये हुआ था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में। इसका आंसर ए है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही फेमस केस था। ये बहुत बार पॉलिटी में भी कभी कभी हो सके, अगर चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि एंट्री डिनाई करना वुमेन को 10 से 50 की जो एज वाली हैं वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो देखिए 2005, अभी हम पहले ही इंट्रोडक्शन में देखे थे कि 2005 में इनेक्ट हुआ था। 2006 26 अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2006 में यहाँ पे कोर्ट 26 अक्टूबर 2006 में ये पूरे देश में लागू हो गया था। हर केस पे आते हैं, द सेक्सुअल हैरेसमेंट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 अप्लाइज टू। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन है ना वर्कप्लेस पे, ये इसका भी एक एक्ट बनाया गया था 2013। ये और कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, नाइदर ऑर्गेनाइज नॉन अनऑर्गेनाइज। देखिए ये दोनों में अप्लाई होता है, ये चीज ध्यान रखिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर उसे कहते हैं ना जैसे कि जहाँ पे लोग जॉब करते हैं फॉर्मल तरीके से, मतलब जो बैंक हो गया, गवर्नमेंट एंटिटीज हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब किसी दुकान में, जैसे दुकान में लोग कुछ जैसे वुमेन को रखते हैं ना उस पे रिसेप्शन पे, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। तो दोनों को कवर करता है कि अगर वुमेन का हैरेसमेंट हुआ है तो इस एक्ट के तहत वो न्याय को क्लेम कर सकती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PCPNDT Act 1994 was enacted to deal with which offense। ये फीमेल फिसिसाइड मतलब जो
बच्चे में गर्भपात इसको बोल सकते हैं, जो पहले लोग पता करके जो लड़कियाँ होती थी, छोटी बच्चियाँ होती थी, तीसरे या चौथे महीने में ही ये लड़की है होने वाली है या लड़का होने वाली है, वो डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट से पता करवा के फिर उनका गर्भपात करा देते थे। इससे क्या हो गया था ना कि सेक्स रेशियो कम हो गया था। मेल इज़ टू फीमेल रेशियो जो इंडिया में बहुत तेज़ी से घट रहा था। तो उसके लिए एक सरकार ने एक एक्ट को 1994 में पास किया, जिसमें ये जो फीमेल फेसिसाइड है, इसको इल्लीगल बताया गया है। इसका आंसर सी है। आते हैं 5th क्वेश्चन में। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर रिगार्डिंग केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? यहाँ पे आता है इसका आंसर होगा, देखिए पहला है फाइनेंशियल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, सिविल ऑफिसर, नन ऑफ दिस। आंसर है पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर है अगर उनके पास केस जाता है ना, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो केस के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो सब देगा, उनको ब्रीफ भी करेगा कि उनको बताएगा डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग, ताकि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट के पास इसको पेश कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है। फिर क्वेश्चन 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन अमाउंट टू डोमेस्टिक वायलेंस? Act done with intention to cause harm, omission or negligence resulting in harm, conduct that indirectly causes emotional or physical harm। तो बोल रहा है ना कि कौन सा जो इसमें से एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में कवर होगा। तो पहला क्या है कि कोई एक्ट ऐसा जिसका इंटेंशन ही हो हार्म करने का, या फिर कोई नेग्लिजेंस जिसकी वजह से उनको हार्म हो गया हो, या फिर इनडायरेक्टली इमोशनल और फिजिकल हार्म। तो ये तीनों इसमें कवर होते हैं। ये चीज ध्यान ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही कवर होते हैं। इसका आंसर है सी। तीनों चीज डोमेस्टिक वायलेंस में यहाँ पे कवर होते हैं। आते हैं क्वेश्चन 7 में, जो कि एडिशनल क्वेश्चन है यूपीएससी एग्जाम के लिए। अंडर विच मिनिस्ट्रीज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एडमिनिस्ट्रेटर? हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन में ये देखे हैं कि ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी अभी करंट मिनिस्टर है, हम लोग देखे थे अन्नपूर्णा देवी। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस? सेक्शन 3। शुरुआत में मैंने बोला था ये इस एक्ट का कोर सेक्शन है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को अच्छे से डिफाइन किया गया है। ये ध्यान देना था वहां पे। आते हैं क्वेश्चन 9 पे। अंडर सेक्शन 31 ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज कॉग्निजन एंड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये भी हम लोग देखे थे। ये कॉग्निजेबल है, बेल नहीं मिल सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन 10th पे। हु कैन फाइल एप्लीकेशन बिफोर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 12? ओनली एग्रीव मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफिसर, या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन, पुलिस ऑफिसर ओनली, ओनली अ लॉयर? देखिए मजिस्ट्रेट के पास तो देखिए सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो वुमेन के बिहाफ है, वो ही फाइल कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर जो है केस लेगा, लेकिन फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये केस दे देगा, फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर आगे का जो चीज है वो देखेगा। एग्री वुमेन या फिर उनके घर के लोग उनके बिहाफ में, और प्रोटेक्शन ऑफिसर ही फाइल कर सकता है। इसमें पुलिस ऑफिसर की कोई भी रोल नहीं है, और लॉयर तो इसमें आता ही नहीं है, कहीं पे सीन में हम लोग पढ़े ही नहीं है। क्वेश्चन 11। अंडर द एक्ट द टर्म एग्रीड पर्सन refers to any person related to respondent, a woman who is or has been in domestic relationship with respondent, any child dependent on woman, all of the above। यहाँ पे वुमेन है, जो भी वुमेन किसी भी तरीके से, जैसे हम लोग डोमेस्टिक रिलेशनशिप में देखे थे कि अगर वो अडॉप्ट की गई है, मैरिज के साथ लाई गई है, लिविंग रिलेशनशिप में है, मदर है, सिस्टर है, किसी भी तरीके के डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये टर्म भी हम लोग शुरू में ही देखे थे। अगर वो है तो वो वुमेन जो है एग्रीड पर्सन डिफिनीशन में आती है। क्वेश्चन 12 पे आता है। पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 31 इंक्लूड fine only, imprisonment up to 1 year, और fine up to 20,000 और both। ये भी ही आंसर है इसमें, हम लोग अभी शुरू में ही देखे थे। अब आते हैं क्वेश्चन 13 में। अंडर सेक्शन 19 व्हाट मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू सिक्योर द हाउसिंग राइट ऑफ एन एग्रीड वुमेन? देखिए eviction of women from house, responding to provide alternate accommodation on or rent, immediate police custody, transfer of property। ये भी हम लोग देखे थे। या तो वो खुद
कोई अल्टरनेट अकोमोडेशन दे रेंट पे, या फिर उसका कोई दूसरा घर है, या फिर वो खुद रेंट पे चला जाए, ये भी ध्यान रखना। खुद फिर अपना व्यवस्था कर ले उस घर में, उस वुमेन को, एग्री वुमेन जो है उसकी व्यवस्था ही कर दे, ये भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। द एक्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं, द एक्ट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 2019, ओनली यूटीज होल ऑफ इंडिया, ओनली टू रूरल एरियाज। देखिए अब ये एक्ट जो है ना होल ऑफ इंडिया में लागू हो गया है। इसमें पहले इस एक्ट में जेएंडके एक्सक्लूडेड था, ये चीज एक्सक्लूडेड था, लेकिन जैसे ही वो आर्टिकल 370 हटा है, ये वोल ऑफ इंडिया पे लागू हो गया है, ये चीज ध्यान में रखना। इसमें कोई भी एरिया इंडिया का जो टेरिटरी है वो एक्सक्लूड नहीं है। अब आते हैं हमारे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन में, जो कि 15, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 is to punish men for dowry cases, to provide protection and relief for women facing violence within domestic relationship, to regulate marriage law, to deal with workplace harassment। इसमें इसका आंसर है बी, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिलीफ टू वुमेन फेसिंग वायलेंस विद डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ये चीज ध्यान में रखना। इस बाकी ऑप्शंस, इनमें से आपको लगेगा कि ये सही लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट जो इसमें रेलिवेंट ऑप्शन है ना, वो आपका बी ही है। तो ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे हमारा ये एक्ट खत्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे मैं मोटिवेट होकर या बाकी भी एक्ट के वीडियोस ला सकूं। और अभी इतना जो पहले एक्ट और सेकंड एक्ट में जो टाइम गैप हुआ है उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करें, दीपावली और छठ आ गया था, तो अब वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी। थैंक यू।